बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग प्रस्तुत एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव ऑनलाइन एजुकेशन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रेमचंद्र टी सिंह, प्रशिक्षित शिक्षक, मोतीलाल नगर हिंदी स्कूल गोरेगांव। The subject of today is English and the name of the topic is the House Builder English Workshop for Standard 8th. Dear students, in the last class we had read this chapter, The House Builder, in which I had explained about chit-chat, about the professionals involved in construction with the work they do. I had also explained syllables. And dear students, in the last class, I had given you some homework. I hope that you had completed your homework properly. Now we are going to read the House Builder English workshop, in which we will do some activity. The name of the chapter is House Builder. बच्चों, पिछली क्लास में हमने इसको एक्सप्लेन किया था। अभी इसके ऊपर एक्टिविटी आपको करनी है, लेकिन फिर से आप थोड़ा इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको वर्ड का ध्यान रहेगा और आसानी से एक्टिविटी को कर सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मैसन हु वर्क फॉर ए बिल्डिंग contractor. The mason always strove to do his work to perfection. बच्चों, ये कहानी जो है एक मेसन की है, एक राजमिस्त्री की है जो घर का निर्माण करता है एक ठेकेदार के लिए। वह अपने काम को हमेशा बहुत अच्छे ढंग से करता था, अपने काम को बहुत बखूबी करता था। As soon as a house had been designed by the architect and details finalized by the engineer, the contractor would send for the mason and leave the responsibility of building the house to him. बच्चों, पहले घर का प्रारूप जो है आर्किटेक्ट तैयार करता है, फिर उसको इंजीनियर फाइनलाइज करता है। उसके बाद ठेकेदार जो होता है घर का, वह मिस्त्री को, राजमिस्त्री को जो घर बनाने वाला होता है, उसको सारी जिम्मेदारी घर बनाने की सौंप देता है। The mason would then, without wasting any time, start his work. तो मिस्त्री जो है, राजमिस्त्री, बिना कोई समय बर्बाद किए अपना कार्य तुरंत शुरू कर देता है। He take great interest in work. ये सब उसकी क्वालिटी थी बच्चों। जो मिस्त्री घर बनाने वाला था, वह अपने काम में बहुत रुचि लेता था, बहुत लगन के साथ काम करता था। He made sure that he used the best construction material of high quality. तो घर बनाने के लिए बच्चों जो सामग्री वो यूज करता था वो एक नंबर की होती थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की मटेरियल यूज करता था। The measurements of the walls, doorways, arches, etc. were perfect and we gave an excellent and appearing finish to whether he built. तो वह जो है कंस्ट्रक्शन के मटेरियल को चेक करता था, उसकी दरवाजों की नाप जोक, खिड़कियों की नाप जोक, उसमें जो गुंबद लगे होते थे उनको बराबर मेजरमेंट करके बहुत ही अच्छे ढंग से उसको जो है निर्मित करता था। ये सब उसकी अच्छाइयाँ थी। The owners of the new house built would be more than satisfied with the construction. इस प्रकार से जो नया घर वो तैयार करता था, मकान मालिक बहुत उससे प्रसन्न होते थे, उसके कार्य से बहुत खुश रहते थे। Because of the zeal, diligence, loyalty and persistence that he displayed in his work, the mason was great demand and fetched good business to his contractor. तो बच्चों, जो भी कार्य अच्छा करता है उसको सब लोग लाइक करते हैं,
तो वही सब क्वालिटी उसके अंदर थी। वह बहुत ही लगन के साथ और परिश्रम के साथ, ईमानदारी के साथ सतत प्रयास करता था और अपने कार्य को बखूबी करता था, जिससे उसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी और कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार का बिजनेस उससे बहुत अच्छा चलता था। Subsequently, the contractor recompensate the mason handsomely with a very good salary. तो कार्य अच्छा होता है तो बच्चों, तो कोई भी कार्य करता है तो उसको मेहनताना जो है, अच्छा कार्य करता है तो अच्छा मजदूरी मेहनताना उसको मिलता था सैलरी के रूप में। He could meet the needs of his family sufficiently without any sacrifice. तो अपने घर का कार्यकाज जो है, घर का खर्च वगैरह बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत से आराम से उसका चलता था। The mason thus continued working with great devotion for many years. तो बच्चों इस तरह से वह मिस्त्री बहुत दिनों तक अपने कार्य को जारी रखा, बहुत सालों तक अपने कार्य को जारी रखा, till he became a grandfather. जब उसके क्या होता है, वो दादा बन जाता है। जब तक वह दादा बन गया, उसके पहले अपना कार्य को बखूबी करता रहा। Then he decided that it was time to retire and spend time playing with his grandchildren. अब वो सोचता है कि अब ज्यादा से ज्यादा समय जो है बच्चों, पोते पोतियों के साथ हमको बिताना चाहिए, इसलिए वह कार्य से रिटायर होना चाहता था। Being a firm-minded person, वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। He informed his contractor of his decision to retire from house building. वह ठेकेदार को जो है अपने दृढ़ निश्चय के बारे में बताता है कि अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ। The contractor was very disheartened to lose such an excellent workman. तो ठेकेदार ऐसे उत्कृष्ट आदमी को, जो कि बहुत अच्छा कार्य करता था, जिससे सारा उसका कार्य चलता था, वो बहुत दुखी हुआ, हताश हुआ। The mason to continue his job but to no avail. वो चाहता था कि घर बनाने वाला मिस्त्री कार्य को अपना जारी रखे। उसने ऐसी अपील भी की, उससे विनती की, लेकिन वह कोई फायदा, but to no avail, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। The mason had made up his mind and refused to carry on. तो इस तरह से वह रिफ्यूज कर, मतलब इनकार कर देता है, आगे करने की उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। Finally, the contractor convinced the mason to build one last house, a beautiful and convenient site. बच्चों, ठेकेदार उससे बहुत अर्जी करता है, विनती करता है कि लास्ट एक घर और बना दो, एक बढ़िया सा घर सुंदर जगह पर बना दो, स्पेशल फेवर। The mason agreed to do with great reluctance, not too happily either. तो बच्चों इस तरह से वह मिस्त्री तैयार हो जाता है लास्ट घर बनाने के लिए, लेकिन बिना किसी रुचि के। The construction started. घर बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। It was a most beautiful designed house to be built at a sought after location. वह एक बहुत अच्छी जगह पर बढ़िया डिजाइन किया हुआ घर उसको बनाने के लिए दिया गया था। However, the mason could not put his mind and heart his work. लेकिन उसका दिल, उसका वो मन उसमें जरा भी नहीं लग रहा था काम में। वह केवल उसके अंदर एक ही धुन सवार थी कि मैं अपने कार्य को जल्दी से करके मैं रिटायर हो लूं। He did his work very roughly and carelessly. तो बच्चों इस तरह से अपना कार्य जो है बहुत अच्छे ढंग से नहीं किया, बहुत खुरदरा, बहुत गंदा कार्य, बिना किसी लगन के, बिना किसी रुचि के, विदाउट इंटरेस्ट और डेडिकेशन, बिना किसी निष्ठा के वो बनाना शुरू किया। Even the building material used was of low quality. घर बनाने के लिए जो सामग्री यूज कर रहा था उसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। बट ही डिड नॉट केयर, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं थी। He did simply wanted to complete the job in haste and finally retire. वह जल्दी से अपने काम को खत्म करना चाहता था और जल्द से जल्द रिटायर होना चाहता था। The house was ready earlier than expected. तो इस तरह से बच्चों घर जो है समय से पहले बन करके तैयार हो गया। Very roughly made structure. रचना, उसकी संरचना बहुत खराब थी। वीक वॉल्स, दीवारें बहुत कमजोर थी। पुअर फिनिश एंड डिड नॉट लुक एज गुड एट ऑल, देखने में भी वो अच्छी नहीं लगती थी। जैसा कि उसको डिजाइन किया गया था, जैसा उसका प्रारूप बनाया गया था, उसके अनुरूप बिल्कुल भी नहीं थी। एट द मैसन डिड नॉट केयर, लेकिन वो राजगीर को
उस राजमिस्त्री को उसके बारे में कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं थी। He informed the contractor that the house was ready. अब वह जो है ठेकेदार को सूचित करता है कि घर बन करके तैयार है। He was waiting to hand over its keys to him. वह इस घर की चाबियां उसको सौंपना चाहता है। The contractor arrived at the site. ठेकेदार जो है उस जगह पर बच्चों पहुंचता है। He had a file of legal documents in his hand. उसके हाथ में कुछ कानूनी कागजात थे। The mason handed over the new house to him. तो मिस्त्री जो है नए घर की चाबियां जो है उसको ठेकेदार को सौंप देता है। But the contractor did not step forward to enter the house. लेकिन ठेकेदार जो है घर में आगे बढ़ने के लिए कदम नहीं बढ़ा सका। To see it instead with a broad smile, एक गहरी मुस्कान के साथ he handed over the file along with the house keys to the mason. एक मुस्कान के साथ वह कागज पत्तर जो लिया था हाथ में उसको उसकी तरफ बढ़ाता है और गहरी मुस्कान वाली मुद्रा में कहता है, These are the ownership documents of this new house in your name. यह घर के कागजात हैं, यह नया घर आपका है, आपके नाम है। The house is yours. घर आपका है। I had planned it as a gift for you. मैंने इसको आपको एक उपहार स्वरूप में देने का पहले ही निश्चय किया था। तो बच्चों देखिए, तो मेसन जो भी काम देखिए कितना लापरवाही से करता है और अंत में वही घर उसको मिलता है। इसलिए हमको अपने कार्य को बड़ी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए। जो इतना दिन बढ़िया संरचना किया तो दूसरों के लिए गया, जब लास्ट में उसका मन नहीं लगा, अच्छा काम नहीं किया, तो वह घर उसके जिम्मे लगता है। तो पिछली क्लास में बच्चों इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, इसलिए थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन किया क्योंकि आगे की एक्टिविटी हमको करना है इंग्लिश वर्कशॉप, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है। वो कॉन्सेप्ट, वो वर्ड आपके माइंड में रहेंगे तो आप ये आसानी से कर लोगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश वर्कशॉप। पहला प्रश्न है बच्चों, फाइंड फ्रॉम द स्टोरी द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, उनका नाउन फॉर्म, नाउन मतलब क्रिया रूप जो है आपको स्टोरी जो आपने अभी पढ़ा उसमें से खोज करके लिखना है। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे डेडिकेट। डेडिकेट का नाउन आपको स्टोरी में से खोजना है, तो मैंने यहाँ रेड में आपको दिया है लिख करके, डेडिकेशन। ये शब्द आप खोजेंगे तो वहां मिलेगा आपको, डेडिकेट का डेडिकेशन। सेकंड वर्ड इज मेजर। मेजर माने मापना होता है, उसका होता है बच्चों मेजरमेंट। ये भी वर्ड जो है स्टोरी में आया हुआ है, अभी आपने पढ़ा। थर्ड वर्ड डिसाइड। डिसाइड में निर्णय करना, निर्णय करना। डिसीजन मतलब निर्णय, डिसीजन इसको क्या बोलेंगे, DECISION, डिसीजन। चौथा शब्द है परफेक्ट। परफेक्ट का नाउन फॉर्म होगा बच्चों परफेक्शन। फिफ्थ है ओन। ओन माने खुद का, ओनर, OWNER, ओनर। ओन का नाउन वर्ड क्या होगा, ओनर। गिव, गिव जो है वर्ब है, इसका नाउन रूप गिफ्ट। जैसे उपहार देते हो आप लोग, उसको गिफ्ट बोलते हो, तो नाउन वर्ड है। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, उसका नाउन होगा बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारे शब्द जो हैं आपको स्टोरी में मिलेंगे, आप उसको चाहे अंडरलाइन कर लीजिए। परसिस्ट, परसिस्टेंस। इस तरह से बच्चों कुछ शब्द दिए गए थे, उनका हम लोगों ने नाउन फॉर्म देखा। ये आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के आपको ये तैयार करना है विथ स्पेलिंग। नेक्स्ट, सेकेंड एक्टिविटी, चूज द प्रॉपर फ्रेज एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंसेज मीनिंगफुली। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, यहाँ कुछ शब्द ब्रैकेट में देखेंगे आप, कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं या शब्दों का समूह दिया गया है। इसकी सहायता से नीचे वाक्यों को मीनिंगफुल बनाना है, अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है।
वर्ड क्या है? टू सेंड फॉर, विथ फुल डेडिकेशन, इन ग्रेट डिमांड, टू मीट द नीड्स ऑफ, मेक अप वंस माइंड, टू नो अवेल, टू हैंड ओवर। ये सारे शब्द या शब्दों का समूह स्टोरी से ही लिए गए हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ लिखा गया है सी डज हर जॉब। अब इसके आगे ब्रैकेट में से शब्द समूह खोजना है और उसको पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सी डज हर जॉब विथ फुल डेडिकेशन, वह अपना कार्य जो है पूरी निष्ठा के साथ करती है। तो क्या आएगा बच्चों? विथ फुल डेडिकेशन। उसको डिफरेंट कलर मैंने दिया है, तो आप समझ सकते हो, भरा गया है। सेकंड वन शुड, बीच में देखिए गैप है, उसके बाद है टू हेल्प अदर्स व्हेन नीडेड। वन शुड मेक अप वंस माइंड, क्या भरा गया वहां से बच्चों? मेक अप वंस माइंड टू हेल्प अदर्स व्हेन नीडेड। एंड थर्ड वन इज, as Mr. Jadhav was transferred to Chennai, he had dash his responsibility to his assistant. मिस्टर जाधव का ट्रांसफर जब चेन्नई में हुआ तो अपनी जिम्मेदारी असिस्टेंट को सौंप दिए। सौंप दिए के लिए बच्चों भरा गया है टू हैंड ओवर। टू हैंड ओवर, तो बीच में क्या फिलअप करेंगे? टू हैंड ओवर। नेक्स्ट वन, द लेबर्स इनकम वाज नॉट सफिशिएंट। द लेबर्स अपॉस्ट्रॉफी यस है, लेबर्स मजदूर का, इनकम वाज नॉट सफिशिएंट, मजदूर की इनकम सफिशिएंट नहीं थी। उसके आगे आपको पूरा करना है, फिलअप करना है, टू मीट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लेबर की इनकम जो है पर्याप्त नहीं थी। तो ये सारे वर्ड बच्चों, ये सारे सेंटेंस आपको स्टोरी में मिलेंगे, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। पांचवा है, because of a fault in the wiring they will have dot dot an electrician। वायरिंग में कुछ फॉल्ट है, कुछ गड़बड़ी थी, तो उसके लिए किसको बुलाना होता है? इलेक्ट्रीशियन को। तो बुलाने के लिए टू सेंड फॉर, भेजने के लिए क्या भरा जाएगा बच्चों? टू सेंड फॉर। सिक्स्थ वन इज, मदर ट्राइड हार्ड टू चेंज हर सन्स हैबिट बट टू, आगे फिलअप करना है, माता ने अपने बच्चे की आदत को बदलने का बहुत प्रयास किया, बट टू नो अवेल, क्या भरा जाएगा? टू नो अवेल, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लास्ट वन इज, मैंगोज फ्रॉम रत्नागिरी आर ऑलवेज, आगे आपको फिलअप करना है, तो रत्नागिरी के आमों की बहुत डिमांड होती है, इन ग्रेट डिमांड आएगा। क्या आएगा बच्चों? इन ग्रेट डिमांड। इस तरह से ब्रैकेट में दिए हुए शब्द या शब्द समूहों की सहायता से मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। तो आपने देखा, आप नोट कर लीजिए, टिक कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी, क्वेश्चन आंसर। बच्चों ये परीक्षाओं में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पैसेज दिया रहता है और उसी में से खोज करके आपको आंसर फाइंड आउट करना होता है या लिखना होता है। तो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आपको आंसर पैसेज से ही, स्टोरी से ही फाइंड आउट करना है। रीड द स्टोरी एंड आंसर इन योर वर्ड्स, कहानी के आधार पर अपने शब्दों में आपको इनके उत्तर देने हैं। तो वहां आपको पैसेज जो है एग्जाम में दिया रहता है, उसके आधार पर आपको आंसर खोजने होते हैं। पहला प्रश्न है, द ओनर्स ऑफ द न्यू houses built by the mason would be extremely pleased. Why? नए मकान के मालिक उसके घर से, उसके बनाए हुए घर से बहुत प्रसन्न रहते थे। क्यों? इसका कारण बच्चों आपको खोजना है। तो आपको पेज नंबर 31 पर पैसेज में जाना होगा। पेज नंबर 31 पे आप देखेंगे
तो उसका उसकी क्या वो थी जिसके कारण जो है हाउस के मालिक जो है, नए घर के मालिक उससे बहुत प्रसन्न होते थे। क्यों? तो जब आप पैसेज को पढ़ोगे पेज नंबर 31, तो देखिए आप यहाँ मैंने रेड में आपको लिख के दिख रहा है, रेड में, he would take great interest in his work of building and to do it with full dedication। तो बच्चों यहाँ थोड़ा आप चेंज कर सकते हो। ही की जगह ही किसके लिए आया है? ही प्रोनाउन है, मेसन के लिए आया हुआ है। ही क्या है? प्रोनाउन है। मेसन, तो यहाँ ही की जगह आप मेसन डाल दीजिए। मेसन वुड टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज वर्क ऑफ बिल्डिंग and do it with full dedication. He made sure that he used the best construction material of high quality. The measurements of the walls, doorways, arches, etc. were perfect, and he gave an excellent and appealing finish to whatever he built. The owners of the new houses built would be आगे more than satisfied with the construction। तो अभी बच्चों आप ज्यादा चेंज भी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं। धीरे धीरे आप खुद से थोड़ा चेंज करके कर पाएंगे। तो अभी आप पैसेज से टिक मार्क कर लीजिए, यहाँ से आंसर आप लिख सकते हैं। मैंने कलर चेंज किया है, थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे, जैसे ही की जगह मैसन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन, द कॉन्ट्रैक्टर कंपनसेटेड फॉर द मैसन्स गुड वर्क। ठेकेदार जो है राजमिस्त्री के कार्य का अच्छा मेहनताना देता था। कंपनसेटेड मतलब मजदूरी, बढ़िया मेहनताना जो है देता था। हाउ मतलब कैसे, पूछा कैसे अच्छा मेहनताना देता था बच्चों। तो इसके आंसर के लिए भी फिर आपको पैसेज से ही पेज नंबर 31 पे आप देखिए, तो उसके अंदर आपको मिलेगा because of the zeal, diligence, loyalty and persistence that he displayed in his work, the mason was in great demand and faced good business to his contractor। उसका कार्य बहुत अच्छा था, उससे जो है ठेकेदार को बहुत अच्छा उसका बिजनेस चल रहा था। Subsequently, the contractor recompensated the masons handsomely with a very good salary। तो उसके कार्य से प्रसन्न होकर के, देख करके उसके बिजनेस बढ़ा था, इसके कारण उसको जो है अच्छी मेहनताना देता था। He could meet the needs of his family sufficiently without any sacrifice। तो बच्चों ये लाइनें आप टिक मार्क करके लिख सकते हैं। Now the third question is, the mason made a firm decision to retire when। राजमिस्त्री जो है रिटायर होने का दृढ़ निश्चय किया, कब निश्चय किया बच्चों? तो जब वह दादा बन गया। उसके लिए भी आप पेज नंबर 31 की पैसेज में देखिए, टिक मार्क कर सकते हैं। उसमें भी एक कलर में देखिए, आप पढ़ोगे उसी के नीचे जो अभी आपने पहले टिक मार्क किया, उसके नीचे द मैसन दस कंटिन्यूड वर्किंग विथ ग्रेट डिवोशन फॉर मेनी ईयर्स till he became a grandfather। Then he decided that it was time to retire and spend time playing with his grandchildren। Being a firm-minded person, he informed his contractor of his decision to retire from the house building। तो बच्चों इस तरह से आप जो है पैसेज से आंसर खोज करके लिखने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे आप खुद भी बना लेंगे। आप वाक इसमें शार्ट भी कर सकते हैं। तभी आपको आसानी के लिए मैंने आपको पैसेज से ही दिया, धीरे धीरे आप इसको आसानी से करने लगेंगे। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन आंसर आता है, दिए गए पैसेज के आधार पर आपको उसमें से आंसर लिखने होते हैं। तो आप इसका अभ्यास करेंगे, बाद में शार्ट करके लिख भी सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस के द्वारा आप कर पाएंगे।
चौथी एक्टिविटी है बच्चों, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी अलाउड एंड फिल देम इन द प्रॉपर कॉलम्स। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ना है जोर से, और उनको जो है उचित कॉलम, यहाँ 1 2 3 4 4 कॉलम बने हुए हैं बच्चों, उसमें भरना है। अब 4 कॉलम क्या है बच्चों? पहला है 1 सिलेबिक, दूसरा है 2 सिलेबिक, तीसरा 3 सिलेबिक, और लास्ट है मोर देन 3 सिलेबिक। तो बच्चों सिलेबल के बारे में लास्ट क्लास में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। सिलेबल क्या है? एक शब्दांश होता है बच्चों जिसमें केवल एक स्वर का उच्चारण होता है। सिलेबल क्या है? एक शब्दांश है। A word can be broken up into units of pronunciation, each having one vowel sound. Each such unit is called a syllable. तो बच्चों जो शब्द होता है उसमें आपको एक सिलेबल भी हो सकता है, 2 सिलेबिक हो सकता है, 3 सिलेबिक हो सकता है, या मोर देन 3 सिलेबिक। इसको आपको फाइंड आउट करना है। इसको जब आप शब्द को पढ़ेंगे तो आपको उच्चारण के आधार पर आप अलग कर पाएंगे कि इसमें एक सिलेबल है कि 2 सिलेबल है। तो इसके लिए एक एक शब्द को पढ़ेंगे और उसको कैटेगराइज करेंगे किस कॉलम में वो जाएगा। बच्चों पहला वर्ड है, देखिए, स्टोरी। स्टोरी, स्टोरी। तो इसको आप देखेंगे ध्यान से, इसमें 2 स्वर का उच्चारण हो रहा है। एक तो ओ के कारण हो रहा है और एक लास्ट में वाई के कारण डबल स्टो, ओ का देखिए उच्चारण, री बड़ी का, तो स्टोरी, स्टोरी। तो यहाँ ये 2 सिलेबिक होगा। क्या होगा बच्चों? 2 सिलेबिक। अब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा स्टोरी, तो 2 बार स्वर का उच्चारण हो रहा है, तो ये 2 सिलेबिक हो गया, इसमें 2 सिलेबल है। और दूसरा वर्ड है वर्क, वर्क। तो यहाँ देखिए एक वावल के कारण इसका उच्चारण देखिए, ओ के कारण इसको वर्क। एक एक शब्दांश है इसमें, तो ये 1 सिलेबिक हो गया। थर्ड वन इज परफेक्शन, परफेक्शन। ध्यान से देखेंगे, परफेक्शन, TION से बच्चों सन होता है, TION से सन, परफेक्शन। तो इसमें आप देखेंगे PER पर, FEC फेक्ट, और TION सन। तो यहाँ 3 सिलेबिक हो गया है, परफेक्शन। तो आप उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कितने स्वर का उच्चारण उसमें हो रहा है, तो आप कैटेगराइज कर पाएंगे। तो इस तरह से परफेक्शन जो है 3 सिलेबिक। अगला वर्ड है आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट। इसको अब आप देखिए ध्यान से, आप कैटेगराइज कर पाएंगे। और की टेक्ट, ये भी 3 सिलेबिक है। तो इस तरह से आप, ये 3 सिलेबिक में जाएगा ये वर्ड। लीव, लीव को आप देखेंगे एक ही, लीव बड़ी, देखिए ली बड़ी, एक स्वर का उच्चारण हो रहा है, लीव। तो ये जो है 1 सिलेबिक हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज बिल्डिंग, बिल्डिंग, BUIL विल, और DING बिल्डिंग। तो ये 2 सिलेबिक हो गया। नेक्स्ट वन इज फुल। केवल देखिए बच्चों यहाँ ऊ का उच्चारण हो रहा है, फुल, फुल एक स्वर का उच्चारण हो रहा है, इसलिए 1 सिलेबिक हो गया। नेक्स्ट वन इज डोर। डोर में भी देखेंगे एक स्वर का उच्चारण हो रहा है, तो डोर भी 1 सिलेबिक है। वे, वे, ये भी जो है एक स्वर का उच्चारण हो रहा है, ये भी 1 सिलेबिक हुआ। क्वालिटी, क्वालिटी। ध्यान से देखेंगे बच्चों तो यहाँ 3 स्वर का उच्चारण हो रहा है, क्वालिटी। एक बार आ का, एक बार ई का, एक बार बड़ी ई का। इस तरह से आप वर्ड को पढ़ेंगे, उसके उच्चारण को देखेंगे कितनी बार स्वर का उच्चारण हो रहा है। तो ये 3 पार्ट में ब्रेक हुआ है, तो ये 3 सिलेबिक हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान से पढ़ेंगे, अब उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों इसमें देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ देखिए कितने हो रहे हैं, 6 सिलेबिक हो गया है। कितने सिलेबल हैं इसमें बच्चों? रिस्पॉन्सिबिलिटी में 6 सिलेबल्स हैं।
तो ये क्या हो गया, मोर देन 3, तो 6 के लिए कॉलम नहीं बना है, तो ये किस में आएगा, मोर देन 3 सिलेबिक। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में बच्चों 6 सिलेबल्स हैं, तो ये लास्ट में आएगा। नेक्स्ट वर्ड इज मेजरमेंट। मेजरमेंट, ये 2 पार्ट में ब्रेक है, मेजर और मेंट। नहीं, 3 सिलेबिक दे, मेजरमेंट 3 सिलेबिक है, मेजरमेंट, ये बच्चों 3 सिलेबिक हो गया। ग्रेट, ग्रेट में देखेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि एक स्वर का ग्रेट, ए का उच्चारण हो रहा है, इसलिए 1 सिलेबिक हो गया। मेनी, मेनी, तो ये जो है 2 सिलेबिक में आएगा, मेनी। अवेल, अवेल को पढ़ेंगे और वेल, 2 स्वर का उच्चारण हो रहा है, तो ये 2 सिलेबिक हो गया। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट किस में जाएगा बच्चों, एक्सीलेंट आप देखिए, एक्सीलेंट 3 सिलेबिक है, एक्स ई एक्स सी ई एल दूसरा और एल ई एन टी तीसरा, एक्सीलेंट, ये 3 सिलेबिक हो गया। नेक्स्ट वन इज मटेरियल, मटेरियल, मटेरियल को आप देखेंगे तो ये मटेरियल, ये मोर देन 3, इसमें 3 से ज्यादा हो रहे हैं, मोर देन 3 सिलेबिक में आएगा। कंप्लीट, 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 ये 2 सिलेबिक में है। सफिशिएंटली, सफिशिएंटली, इसको आप ध्यान देंगे तो 3 से ज्यादा जो है इसमें सिलेबल होंगे। अगला वर्ड है रेडी, 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 तो ध्यान देखेंगे इसमें 2 स्वर का उच्चारण हो रहा है, तो रेडी जो है 2 सिलेबिक में आएगा। नेक्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, डीओ से डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ 3 सिलेबिक, ध्यान देंगे तो 3 सिलेबिक होगा। ब्रॉड, ब्रॉड में बच्चों 1 स्वर का उच्चारण हो रहा है केवल बीच में, ब्रॉड, ओ ए के कारण 1 स्वर का उच्चारण हो रहा है, तो ये 1 सिलेबिक में। हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी में देखेंगे है और पी, एच ए पी और पी वाई, तो ये जो है 2 सिलेबिक है। नेक्स्ट वर्ड इज ओनरशिप, ओनर और शिप, ओनरशिप 2 पार्ट हैं इसमें, तो ये 2 सिलेबिक है। लास्ट वन इज सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली आप उच्चारण करेंगे तो ये 3 से ज्यादा सिलेबल है बच्चों, तो ये जो है मोर देन 3 में जाएगा। इस तरह से बच्चों दिए गए वर्ड को आप प्रोनाउंसिएशन करके आप किस सिलेबल में जाएगा, कितने सिलेबिक का है, उसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आप एक बार देख लीजिए 1 सिलेबिक में कौन कौन है, आपको कॉलम में दिख रहा है। वर्क उच्चारण करेंगे तो आपको खुद मालूम होगा कि एक ही सिलेबल है इसमें। लीव, फुल, डोर, वे, ग्रेट, ब्रॉड, एक ही स्वर के उच्चारण के कारण ये सब 1 सिलेबिक हैं। नेक्स्ट कॉलम इज 2 सिलेबिक, जिसमें स्टोरी, मेनी, कंप्लीट, रेडी, हैप्पी, बिल्डिंग, कंप्लीट, ओनरशिप, अवेल, तो ये देखेंगे आप 2 स्वर के उच्चारण के कारण 2 सिलेबिक हैं। थर्ड कॉलम इज 3 सिलेबिक, जिसमें कौन कौन से हुए, परफेक्शन, परफेक्शन, क्वालिटी, मेजरमेंट, एक्सीलेंट, डॉक्यूमेंट्स, आर्किटेक्ट, तो आप जब पढ़ते हैं, जब उच्चारण करेंगे तो आप खुद ही कैटेगराइज कर लेंगे। और लास्ट में जो है उसमें 3 से ज्यादा सिलेबल है, उसमें कौन कौन से वर्ड आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सफिशिएंटली, सब्सिक्वेंटली और मटेरियल। तो बच्चों इस तरह से आप शब्दों को कैटेगराइज कर सकते हैं। आप प्रयास कीजिएगा, शब्दों को लेकर के आप अलग कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी, words that have the same sound, pronunciation but different in spelling and meanings are called homophones. देखिए बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्वर एक ही होता है, उच्चारण जब आप बोलते हो तो एक ही उच्चारण होता है, बट उनकी मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग होती है। ऐसे शब्दों को हम होमोफोन्स कहते हैं।
ऐसे शब्दों को हम बच्चों होमोफोन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिवन हेयर एंड हेयर, देखिए दोनों HAIR हेयर, हेयर माने बाल, HARE हेयर माने खरगोश, दोनों हेयर ही पढ़ते हैं, बट दोनों की स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। तो ऐसे शब्दों को हम होमोफोन्स इंग्लिश में बोलते हैं। पिक आउट फ्रॉम द लेसन होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो नीचे बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका होमोफोन्स आपको जो लेसन आपने पढ़ा द हाउस बिल्डर, उसमें से खोज करके लिखना है। पहला वर्ड है वेस्ट, क्या है? वेस्ट। दोनों उसका होमोफोन्स जो है आपको लेसन से खोजना है। वेस्ट माने क्या होता है बच्चों? कमर। तो उसके लिए एक वर्ड आया है वेस्ट, जैसे समय आप बर्बाद करते हो कोई चीज तो वेस्ट कहते हैं, बर्बाद करने को। तो दोनों स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका उच्चारण सेम है। इस तरह से बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, उनका होमोफोन्स आपको पैसेज से फाइंड आउट करना है। वो आप खोज सकते हो। लूज, लूज का LOOS लूज, दोनों एक ही हैं, मीनिंग अलग है और स्पेलिंग डिफरेंट है। ग्रेट, ग्रेट माने बच्चों जाली, ग्रेट माने क्या होता है? जाली, उसका होगा ग्रेट, GREAT, ग्रेट माने महान। साइट और साइट का साइट, दोनों की मीनिंग अलग है। साइट का मतलब होता है एक जगह और एक साइट का मतलब दृश्य होता है। तो ये दोनों होमोफोन्स हैं। वुड, वुड यानी लकड़ी, और एक दूसरा है वुड, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? चाहेंगे। दोनों का एक ही है। न्यू, KNEW, KNEW में के साइलेंट है, उसको पढ़ते हैं न्यू। और एक न्यू आप जानते हो जो नया होता है उसको NEW। ये दोनों होमोफोन्स हैं। मेड, मेड माने नौकरानी, और एक मेड का अर्थ होता है MAD, मेड माने बनाना। मेक का पास्ट फॉर्म है, मेक का पास्ट फॉर्म क्या है? मेड। तो इस तरह से मेक का पास्ट फॉर्म मेड, दोनों मेड हैं, एक जो है नौकरानी के लिए आता है, एक बनाने के लिए आता है। और अगला वर्ड है वन, वन माने विन का पास्ट फॉर्म, विन माने जीतना होता है, विन का पास्ट फॉर्म है, क्रिया का पास्ट फॉर्म है वन। और एक वन होता है वो, यानी दोनों को वन ही पढ़ते हैं, लेकिन दोनों की मीनिंग जो है वो डिफरेंट होती है। वीक और वीक, एक वीक का अर्थ होता है बच्चों सप्ताह के दिनों, WEE के वीक, सप्ताह के दिनों को कहते हैं। और दूसरा वीक होता है कमजोर, पतला दुबला जो होता है उसको भी वीक बोलते हैं, WEAK। इस तरह से ये दोनों होमोफोन्स हैं। सी, SEAC माने समुद्र, और SEEC माने देखना। इस तरह से आपने देखा कि दिए गए शब्दों के होमोफोन्स आपको स्टोरी से फाइंड आउट करके लिखना है। तो आपने, मैं समझता हूँ कि इसको आप समझ गए होंगे कि ये मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इनका सेम है। इस तरह से आप बच्चों इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी, select any three pairs of the homophones from the above and make simple sentences of your own to see the difference in their meaning। तो जो अभी आपने होमोफोन्स लिखा है उसमें से कोई तीन सिलेक्ट करके आप उसका वाक्य बनाइए, जिससे उनकी मीनिंग का अंतर मालूम पड़े। उसको लेकर के आप वाक्य बनाना है बच्चों, कोई भी तीन पेयर लेकर के सेंटेंस आपको लिखना है। तो यहाँ से तीन पेयर्स आपको दिख रहे हैं, आप देखिए। पहला है वेस्ट, और वेस्ट का मैंने दिया है सी पुट बोथ हर हैंड्स ऑन हर वेस्ट, वह अपने दोनों हाथों को कमर पर रखता है। और दूसरा उसको क्या किया, डोंट वेस्ट योर टाइम इन वाचिंग टीवी, अपना समय जो है टीवी देखने में मत बर्बाद करो। तो यहाँ दोनों का अंतर देखिए बच्चों, एक कमर पर हाथ रखने से है कमर का वेस्ट का मतलब, और एक वेस्ट का मतलब है समय, टीवी समय बर्बाद करने के लिए। तो इस तरह से आप वाक्य बना करके उनके डिफरेंस को शो कर सकते हैं। दूसरा पेयर मैंने लिया है न्यू और न्यू। न्यू, न्यू माने नो माने जानना होता है। तो यहाँ इसके लिए मैंने लिखा है आई न्यू ऑल हर या
his brothers। और नया वाले के लिए I bought न्यू मोबाइल, I bought न्यू कार, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इन शब्दों का अर्थ जो है डिफरेंट मालूम होता है वाक्य से। तीसरा पेयर मैंने लिया है वन और वन। एक वन का मतलब विजयी होने से है और उस दूसरे का मतलब है संख्या से। इंडिया वन द क्रिकेट मैच, भारत जैसे तुम लोग मैच जीतते हो तो उसके लिए ये WON का प्रयोग करते हो आप। और कोई चीज चाहिए, प्लीज गिव मी वन मोर चांस, मुझे एक चांस और दो। तो इस तरह से बच्चों आप लोग शब्दों के माध्यम से वाक्य बना करके उनके डिफरेंस को शो कर सकते हो। नाउ द लास्ट एक्टिविटी, always do your best, what you plant now you will harvest later। Write a paragraph on the above topic with an interesting example of the same। बच्चों ये राइटिंग स्किल है, हमेशा अपना सर्वोत्तम कार्य करो, तुम जो बोओगे बाद में वही काटोगे। इस विषय पर उदाहरण सहित आपको एक पैराग्राफ लिखना है, जैसे आप ऐसे लिखते हो, निबंध लिखते हो, माय बेस्ट फ्रेंड, माय क्लासरूम, एनी योर फेवरेट गेम। तो ऐसे बच्चों यहाँ जो है अपना हमेशा सर्वोत्तम कार्य करो और जो बोओगे वैसा ही काटोगे। इसके लिए आपको पैसेज लिखना है। तो एक आप इसका सबका डिफरेंट हो सकता है, एक मॉडल मैंने आपको दिया है, आप इसकी सहायता से इस तरह से आप शुरू कर सकते हो। नो मैटर व्हाट यू हैव टू गिव योर 100% एवरी टाइम। आपको हमेशा जो है अपना कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी हो, आपको 100% करने का प्रयास करना चाहिए, देना चाहिए। Sometimes it is not easy to do easy and you have to be patient, but if you put your heart into what you're doing you will not have regret later। हमेशा जो है आसान नहीं होता है, लेकिन उसको अपने दिल से दिमाग से अच्छे ढंग से करेंगे और आपको जिससे आपको बाद में पछताना ना पड़े। ऑलवेज ब्रिंग आउट द बेस्ट ऑफ यू, हमेशा जो है अपना अच्छा से अच्छा करने का, लाने का प्रयास करो। बिलीव इन योर सेल्फ एंड नेवर गिव अप, हमेशा अपने विश्वास रखो, उसको कभी खो मत। रिमेंबर द ओनली वे यू कैन नो व्हाट योर फ्यूचर होल्ड्स इज टू बिल्ड इट फर्स्ट। अपना जो है वर्तमान अगर अच्छा करोगे आप तो आपका भविष्य भी अच्छा होता है, अच्छा होगा। तो हमेशा जो है उसको अच्छा करने का प्रयास करोगे तो आपका आगे उज्जवल होगा। If you will study sincerely today, then it is confirmed that you are going to have a bright future ahead। अगर आप मेहनत के साथ पढ़ोगे तो निश्चित है कि आपका जो है भविष्य बढ़िया होगा, अच्छा होगा। अगर आप If you will not study, then you are not going to get any results। अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो आपको परिणाम अच्छा होने वाला नहीं है। In short, one will get reward proportional to one's hard work एंड लेबर। जो जैसा बच्चों करता है, जैसा कार्य करोगे वैसा ही फल उस तुमको मिलने वाला है। दोज हु वर्क हार्ड एंड प्रिवेल इन डिफिकल्ट डेज राइज इन देयर लाइफ। तो बच्चों जो पूरी निष्ठा के साथ, बिना भय के साथ काम करता है तो अपने जीवन में जो है आगे बढ़ता है। इस तरह से बच्चों मैंने दिया, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही आपको, आप और भी बना सकते हो और उदाहरण ले सकते हो, जैसे नो पेन्स नो गेन्स, मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फ्यूचर। ऐसी कहावतों को लेकर के इफ यू वर्क हार्ड टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, ऐसी कहावतें हैं, उनको भी लेकर के आप एक्सप्लेन करके आप पैराग्राफ लिख सकते हो। तो इस तरह से बच्चों आप ट्राई कीजिए, पैसे लिखने के लिए आप धीरे धीरे लिख लेंगे। तो ये इंग्लिश एक्टिविटी बच्चों समाप्त हुई। आपका असाइनमेंट होमवर्क आज के लिए, राइट डाउन ऑल डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स फ्रॉम द स्टोरी। बच्चों देखिए, इंग्लिश ज्ञान के लिए पहले शब्द ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आप जो है यहाँ से स्टोरी से कठिन शब्दों को सिलेक्ट कीजिए, उसको लिखिए और पढ़िए, तो उससे आपको बहुत नॉलेज बढ़ेगा, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। एंड सेकंड वन इज राइट आंसर ऑफ ऑल द इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चंस डिस्कस टुडे।
आज जो हम लोगों ने इंग्लिश वर्कशॉप में क्वेश्चन को डिस्कस किया के बारे में हम लोग पढ़े, उसको आप बैठ करके पूरा लिखेंगे। इस तरह से बच्चों ये आज का हमारा समाप्त हुआ। अगर किसी बच्चे को कोई प्रश्न पूछना है, कोई समस्या हो, तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो। कोई बच्चा? राकेश सर। हेलो सर। हाँ, टाइम हो गया ना सर? हाँ सर। हाँ, किसी बच्चे को कोई क्वेरी हो सर तो फिर समाप्त करें सर। हाँ, एंड कर दीजिए। बच्चों, आशा करता हूं कि आपको यह लेसन समझ